बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। एक अजीब सी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसी कंट्रोवर्सी, और जिसको फायदा पहुंचाने के लिए ये क्रिएट की गई थी, उसको फायदा तो कुछ नहीं हुआ होगा, इससे नुकसान जरूर कुछ हो गया होगा। और उन्हीं लोगों के कहने पर मुझे लगता है कि फिर इसको बंद भी किया गया, इस कंट्रोवर्सी को। कंट्रोवर्सी क्या है? हैदराबाद की मशहूर लॉ यूनिवर्सिटी है नालसार, सब काफी लोग जानते होंगे आप में से। वहां के छात्रों ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू किया कि उनके दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, उनको जाना था। तो वहां उन्होंने कहा कि ना साहब, हम उनकी बातों से आजकल सहमत नहीं है। कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने, कि हम नहीं चाहते कि उनका हमारे यहाँ पर दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर उनका आना हो और उनका भाषण हो। इसको लेकर एक कैंपेन शुरू किया गया। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स ने किया था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है मनन मिश्रा, और वो बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो इतने नाराज हो गए। अच्छा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है? ये देश भर के वकीलों का एक तरीके से नियमायकरण करती है। मतलब नहीं, वो सारे बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स टॉप बॉडी है सारे राज्यों में जो ये लॉ की यूनिवर्सिटीज हैं उनका, और वहां से जो पास आउट होंगे वो वकील बनेंगे, उनको लाइसेंस मिलना, ये सब काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। तो इन्होंने सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी कि नालसार के 2026 के बैच से जितने स्टूडेंट्स पास आउट होंगे, इनको कोई वकील नहीं लगाएगा अपने, मतलब इनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं वकील के तौर पर होगा इनका, बिल्कुल ब्लैंकेट सारे स्टूडेंट्स। अब मामला बड़ा बन गया। ये रात की बात है, रात में हंगामा हुआ इस पर। तो पहले तो ये विड्रॉ करना पड़ा उनको, कि पहले उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे कि वहां पर कितने लोग थे इसके साथ। फिर ये भी कंट्रोवर्सी हो गई कि आप कौन होते हैं जांच करने वाले, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जांच से भी बैक ट्रैक कर लिया। अब इस पर चीफ जस्टिस को आना पड़ा। आज उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला मेरे और स्टूडेंट्स के बीच का है, इसमें आप कौन होते हैं दखल देने वाले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि छात्रों को प्रदर्शन करने का पूरा हक है, उनको कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब बार काउंसिल को नोटिस भी जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं करना चाहते, स्टूडेंट्स के हित में ही हैं हम लोग, हमने ये फैसला वापस ले लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, सबने कहा कि ये ठीक नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। और इसमें एंट्री हो गई कॉकरोच जनता पार्टी की। अभिजीत दीपके ने कहा कि अब मनन मिश्रा इस्तीफा दो, ये सवाल पूछने का समय आ गया है, टाइम फॉर मनन मिश्रा इस्तीफा दो। मतलब हम इनके खिलाफ कैंपेन शुरू करेंगे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कैंपेन शुरू किया था। तो अब यहां तक मामला पलट गया कि मनन मिश्रा ये कह रहे हैं कि मैं अभिजीत दीपके से और सौरभ दास को कहना चाहता हूं कि आप और हम एक ही जगह हैं, साथ हूं, हम आपके साथ हैं। इतना डर गए मनन मिश्रा। हाँ, एक बार उनको सुन ले मनन मिश्रा जी को, जरा बोले इस पे। बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं। इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। तो स्टूडेंट्स को बार करने का वो आदेश किसने निकाला था? मनन मिश्रा जी। मोर लॉयल देन द किंग वाली कहावत है अंग्रेजी की, वही हो रहा है। ये जरूरत से ज्यादा सगे बनने का नुकसान है ये। नहीं, सगे नहीं, जरूरत से ज्यादा चापलूसी, चाटुकारिता और घटिया स्तर का यह सीधा सीधा प्रमाण है। आप बीएसपी से यहां आए हैं, बीएसपी से भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। कोई संस्कार है? और किस हैसियत से आपने छात्रों को मना कर दिया? ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कूद करके आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को भी गंदा करते हैं। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये उन मछलियों में से हैं जो पूरे तालाब को गंदा करते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस को और असहज कर दिया। चीफ जस्टिस को असहज किया,
सीजे जो तेलचट्टा पार्टी है उसको ताकत दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाया। ऐसे व्यक्ति को मैं पता और फिर नहीं सीजेपी वालों से कहना है कि हम और आप एक ही है। बेशर्मी, ये सबसे गजब तो ये है। ऐसे बंच ऑफ जोकर से दी हो ना तो भारतीय जनता पार्टी को और कोई आत्महत्या करने के अलावा और कुछ नहीं। यही तो कल राहुल गांधी बीजेपी के लिए कह रहे थे, मत दोहराइए। नहीं, हम दोहरा नहीं रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी का भला कर रहे हैं, क्राइसिस में ये भला कर रहे हैं। किसका आइडिया था सर ये? नहीं, मदन मिश्रा तो खुद ही कानून के जानकार है, उनको लगा हुआ कि ये कानून के दायरे में बैठेगा और मैं बार काउंसिल का अध्यक्ष हूं तो मैं जो बोलूंगा वो होगा और इसका संदेश जाएगा तो सीजीआई भी बहुत खुश होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर बहुत खुश होगी कि देखिए आपने एक अच्छा काम किया। जिस पार्टी से हम परेशान थे, कॉकरोच जनता पार्टी, आपने उनको लोगों को ठीक करने का काम उन्होंने किया इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि हम चीफ जस्टिस के मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं और मैं एक थोड़ा मतलब इसमें पॉलिटिकल मुझे गेन भी होगा इस बात को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने किया, और आप कैसे कह सकते हो कि सारे स्टूडेंट के लिए, आप ये कह सकते हो कि जिन छात्रों ने विरोध किया था हम उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएंगे, क्यों करेंगे? या ये कह सकते हो किस बात की इंक्वायरी करेंगे? आपको कहना भी था तो आप ये कहते रहे कि भाई हैदराबाद बार काउंसिल इंक्वायरी करेगी, वो लोग कौन है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें जानना चाहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी छात्रों के लिए आप ये कह दो कि इनको बार का लाइसेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये प्रदर्शन होते हैं कि फलां स्पीकर को हम नहीं आने देंगे, फलां फिल्म की स्क्रीनिंग हम नहीं होने देंगे, उसके बाद क्या वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं? मैं तो एक उल्टा कर रहा हूं, यदि आप में हैसियत थी तो आप जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ भी इसी प्रकार के नारेबाजी लगाते, उन कांग्रेसियों के को आप उघेड़ करके बाहर करते। मैं कहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभियान चलाए उन कांग्रेसी जजों के खिलाफ कि ये कांग्रेसी जज हैं, इनको देश में नहीं सुनना चाहिए। आगे खबर, 3-4 खबरें और। कपिल सिब्बल, मैं तो कहता हूं आप क्रिटिसिज्म खाली कर दें, सिर्फ क्रिटिसिज्म करने से हो जाता है क्या? आप अभिषेक मनु सिंघवी क्यों नहीं पैदा करते हैं? आगे चलिए सर, ठीक है, हो गया काफी इनका। झारखंड से एक खबर, झारखंड से स्टूडेंट जो आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रही है, उससे अलग थोड़ी एक खबर आई है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो 21 दिन से चल रही है। अब वो लोग जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम में धांधली के बाद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के उनका वहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना अभी भी जारी है। इस आंदोलन के अभी खत्म होने के कोई संकेत भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच झारखंड की सरकार ने कहा है कि हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। यह सवाल इसलिए आया सामने कि छात्रों के निशाने पर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो माइनिंग बिल, अमेंडमेंट बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में इसी सत्र में, उस पर उन्होंने सख्त ऐतराज जताया और उन्होंने कहा इसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में हम आवाज उठाएंगे और एक आंदोलन किया जाएगा। यह बिल कल समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में पास हुआ था और इसके बाद हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, इस बिल पर दोबारा विचार करने की अपील भी की है। एक चिट्ठी उन्होंने राहुल गांधी को भी लिखी है जिसमें इस बिल के जरिए झारखंड के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। क्या इस बिल में? इस बिल के जरिए केंद्र सरकार ने दरअसल ये प्रावधान किया है कि 4-5 मेजर मिनरल्स जो खनिज निकाले जाते हैं ऐसे राज्यों में जहां ये संपदा है, उसमें झारखंड सबसे प्रमुख राज्य है, तो उन 4-5 मेन मिनरल्स के ऊपर राज्य की सरकार अपनी तरफ से कोई टैक्स या सेस नहीं लगा सकती। केवल सरकार कह रही है ये हमने 4-5 मेन चीजों के लिए किया है। क्यों किया? इसका आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट यह है कि मान लीजिए स्टील बनानी है, स्टील के लिए आयरन ओर की जरूरत है। अब झारखंड से आयरन ओर निकल रहा है। अगर आयरन ओर पर राज्य की सरकारें टैक्स लगाएंगी तो आयरन ओर महंगा होगा, आयरन ओर महंगा होगा तो स्टील महंगी होगी, स्टील महंगी होगी तो देश में तमाम तरीके की महंगाई आएगी। ऐसे ही सीमेंट के लिए कहा गया कि लाइमस्टोन निकलता है, लाइमस्टोन पे अगर आप टैक्स लगा देगी राज्य सरकार तो सीमेंट महंगा हो जाएगा, तो बिल्डिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी। उससे बचाने के लिए यह किया गया है कि मनमाने टैक्स राज्य सरकारें ना लगा पाए। अब वो वहां से क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं? जमीन हमारी, राज्य हमारा, सरकार हमारी, और हम ही नहीं उसके ऊपर टैक्स लगा सकते। आप लगा सकते हैं केंद्र में बैठ के, हम जो राज्य में बैठे हैं वो टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये झगड़ा जो है ये शुरू हो गया है। राहुल जी बताएं इसमें क्या होगा आगे? देखिए, राज्य की बात है, वह 40% अगर देश का मिनरल देखें तो वो झारखंड में है। तो एक ये है कि अगर झारखंड सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगाएगी तो उनके रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। तो ये बात समझ आती है, उनका प्रोटेस्ट समझ आता है। लेकिन ये मतलब उसको छुपाकर और आप इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अगर काउंटर करने की जो सरकार की कोशिश दिखाई देती है इस वक्त, वो शायद बट मेरे ख्याल से अलग करके देखना चाहिए। ये एक बड़ा इशू है, अगर ये राज्य का बड़ा इशू है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर ये कोशिश सरकार की है तो वो सही नहीं है। लेकिन हाँ,
राज्य सरकार है उसका ये कहना कि हमारा रेवेन्यू कम होगा बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा मिनरल है, तो उस तरह से तो मुझे लगता है कि एक उनकी केंद्र मांग का सही है। आर्गुमेंट कुछ समझ में आने वाला है सर? मैं यदि कल आपको याद हो हमने चर्चा की थी कि जो बिल पास हो रहे थे उस बिल में मैंने इस बिल पर बहुत आपत्ति की थी कि ये बिल यदि विपक्ष सरकार संसद चल रही होती तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। झारखंड सबसे पहले सामने आया, ये स्टेट्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत ठीक बिल नहीं है। और ये तर्क कभी काम नहीं करेगा कि नहीं आप वहाँ पर टैक्स लगाएंगे। माइनिंग का टैक्स जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है फिनिश प्रोडक्ट, उस पर बहुत बारीक असर पड़ता है उसका, बहुत हल्का असर पड़ता है। और स्टेट उनकी है, माइनिंग उनके पास झारखंड में इसके अलावा क्या है? ये बात भी ठीक है। झारखंड में तो माइनिंग ही उनका सबसे बड़ा सोर्स है ना, तो उस पर इस तरह की बात करना। और कल भी मैंने चर्चा की थी कि विपक्ष को इस बिल पर चर्चा करनी चाहिए थी। ये गंभीर मसला, ये ऐतराज जायज है, ऐतराज जायज है मेरे सर, हिसाब इसके से। अलावा यूपीआई पे भी जो टैक्स का है वो भी गलत है। वो भी नहीं पर अभी उसमें लगा है rules सर, बने- अगर टैक्स लगा नहीं है उसमें लगा रूल्स नहीं, बनने हैं तो टैक्स उसमें लगाना नहीं कहा उसको जो आ रहा जा था सकता वो भी इसी तरह लेकिन की ये मतलब- गंभीर रास्ता मसला खुल है। गया है बनने टैक्स। हैं, उसका ये बस, इतना वो नहीं है उसमें अरे rules कल बनने सरकार हैं, ने, तो- कल कांग्रेस पार्टी ने ये भी बताया, क्योंकि अब बिलों की बात हो रही है, तो कल उन्होंने एक्चुअली खुलकर क्रेडिट लिया कांग्रेस पार्टी ने कि इस संसद के सत्र में हमारी जीत क्या है। तो उन्होंने कहा हमारी जीत ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो पीएमसीएम 130वां संशोधन जिसमें 30 दिन के बाद कुर्सी चली जाती वाला बिल अगर जेल में गए, एफसीआरए का डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन 2/3 बहुमत हमने उनके पास हासिल उनको नहीं मिला, ये हमारी जीत है। एक शिक्षा का बिल सरकार लाने जा रही थी, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, इसमें सर के जो यूजीसी वगैरह बॉडीज हैं, आईसीटी सबको मिला करके एक बॉडी बनाने की बात है। तो उन्होंने कहा इन सब पे हमारा ऐतराज था और सरकार ये काम नहीं कर पाई, ये हमारी जीत है। और 2/3 पर उनका बहुत जोर था कि डिलिमिटेशन वाले बिल पर, महिला आरक्षण वाले बिल पर, कि ना इनके पास 2/3 थे, ना ये इकट्ठा कर पाए, ना भविष्य में कर पाएंगे, और ये हमारी जीत है। देखिए, उस दृष्टि से यदि आप कहें कि विपक्ष जो है वो सरकार को जो महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन थे जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, चाहे वो एफसीआरए हो या वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, वुमेन रिजर्वेशन का मामला हो, एक्सटेंडेड सीट्स का मामला हो, या फिर डिलिमिटेशन का मामला हो, ये जितने कानून थे, ये जितने प्रपोज्ड बिल थे जिसके बारे में बहुत देश भर में चर्चा हो रही थी, वो सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। और मुझे लगता था कि एक बहुत बड़ा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि ऐसे बिलों को पास कर दिया जाए। उसके वैचारिक अधिष्ठान से भी कुछ जुड़े हुए बिल थे, जो खास करके जो मैं एफसीआरए का कानून मानता हूं, वो खास करके देश में कन्वर्जन करने वाले जो एनजीओ काम कर रहे हैं। उसके लिए तो कांग्रेस ने कहा कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया तब सरकार ने वो बिल रोका। देखिए, अब तो जो भी कहना हो वो कह दें, लेकिन सच्चाई तो यह है, इसी कहानी कुर्सी में मैंने कहा था कि जिस दिन अमेरिका का विदेश मंत्री कलकत्ता में पहुंचा था चैरिटी ऑफ मिशन में, उसी दिन हमने इसी कहानी कुर्सी में जिक्र किया था। मैंने कहा था कि ये एक मैसेज है देश के लिए और इस मैसेज को हमको पढ़ना चाहिए। मान रहे हैं कि इस पर अमेरिका का दबाव रहा होगा पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड का। मैं तो फिर जो कहता हूं उस बात को आप लोग अनसुना कर देते हैं जिसका मैं जिक्र करता हूं कि डेमोग्राफी बदलने के बाद ये देश नहीं बचेगा। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं। जब लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान क्यों करते हो, तो देखो कि कैसे इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हमारे और अमेरिका के दबाव में ये बिल रुक गया। नहीं, मैं हमारे और अमेरिका के दबाव मैं कह रहा हूं, लेकिन एक खबर और एक आ रही है। कह रहे हैं कि अमेरिका को उसमें वो लाना चाहते हैं कि सरकार अमेरिका के दबाव में झुकी। बिल्कुल। और साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि हम और अमेरिका एक साथ हैं। हाँ। इस मुद्दे पर हमारा और अमेरिका एक साथ हैं। लेकिन एक चीज, तीसरा देश दबाव डाल रहा है, हमारे मामलों में दखल दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। एक जानकारी ऐसी निकल करके आ रही है, वो हालांकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जानकारी आई है, इसको मैं पुष्ट नहीं कर सकता हूं, कि अमेरिका की सरकार से बातचीत इस बात का चल रहा है कि आप जो भी फंडिंग करेंगे भारत में, वो भारत सरकार के रूटेड होकर के जाएगा, आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो तो उनके विदेश मंत्री का बयान आ गया है। उनके विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। बता दो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे देश में ये बहस चल रही है कि एनजीओ के फंड रोके जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने, क्या नाम है सर उनका, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है अभी 4-5 रोज पहले का। उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका से जो भी एड किसी भी देश को जाएगी वो सीधे एनजीओ को नहीं जाएगी, उस देश को जाएगी। ऑन रिकॉर्ड, देश की मदद करने के लिए पैसा भेज रहे हो ना, हमारा पैसा, उन्होंने कहा। तो ठीक है, सीधे भारत को भेजना तो भारत सरकार को भेजो, भारत के किसी एनजीओ को नहीं। भारत सरकार उस पैसे को जहां लगाना चाहिए वहां लगाएगी, आप उसको फंड करो। ये वहां के विदेश मंत्री का बयान है भाई। अगली खबर पर सर जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है, हाँ, बंगाल की एक खबर है।
बंगाल में शुभेंदु सरकार खूब एक्शन लेती है आजकल, एक एक्शन और लिया लेकिन गिरने के बाद। बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो दूसरी पार्टी के नेताओं पर ही नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं पर भी एक्शन ले रहे हैं। शुभेंदु सरकार ने इस कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज, इन पर एक्शन लिया। विवाद समझिए क्या था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने का आरोप है इन पर। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इस पर। इन्होंने उनको युद्धबंदी कह दिया था, तो उस पर खूब हंगामा हुआ। इनको एक अवार्ड मिला हुआ था स्टेट का, बंग विभूषण, वो सम्मान इनको दिया गया था, वो सम्मान वापस ले लिया गया है। कुछ दिनों पहले अनंत महाराज ने नेताजी को युद्ध अपराधी, माफ कीजिएगा, युद्ध अपराधी कहा था। साथ ही आजादी की लड़ाई में नेताजी की लीडरशिप और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर भी प्रश्न उठाए थे। अब मुख्यमंत्री के नेताजी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के मुख्यमंत्री ने इस पर बड़ी सख्त कार्रवाई दी है और इनका अवार्ड जो है वो वापस ले लिया गया है। अनंत महाराज को इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार ने यह अवार्ड बंग विभूषण दिया था। तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि ये ममता जी बीजेपी के सांसद को क्यों, बीजेपी के नेता को क्यों अवार्ड दे रही थी। तो उनको लगता था कि ये इनके दिन वहां नहीं अच्छे चल रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पार्टी को एक बार फिर एम्बैरेस किया, तो इस बार पार्टी ने अवार्ड वापस ले लिया इनसे। समीर जी, देखिए, अनंत महाराज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद जरूर रहे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। अच्छा। उनका पूरा सपोर्ट ममता बनर्जी के साथ था और उन्होंने चुनाव के दौरान जो बयान दिए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज करने वाले थे। और मुझे लगता है कि इसी आधार पर ममता बनर्जी ने जब देखा कि वो लगातार ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको पुरस्कार दिया गया था। अब जिस तरीके से उनका जो बयान आया तो सरकार को लगा कि भाई अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से चुनाव हार चुकी है, पार्टी टूट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत ताकत के रूप में आ चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी को अनंत महाराज की बहुत जरूरत नहीं है उनके राज्यसभा में रहने से। वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी से लगभग अलग हो चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारे साथ वैसे भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ठीक है, अब इनसे एक बार का हिसाब किताब कर लिया जाए। जो विधानसभा चुनाव इन्होंने कहा क्यों, ये समझ में, ये मतलब बंगाल में तो इनको खुद को भी राजनीति करनी है ना, ये सारी मतलब बातें, इनका कहना ये बड़ी अटपटी बात थी और ये कई दिनों से इसको लेकर के वहां हंगामा चल रहा था। पश्चिम बंगाल में एक कंट्रोवर्सी और चल रही है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है और इसको कोर्ट लेकर के गई हैं ममता बनर्जी की पार्टी। कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सांसद भी हैं। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और वो उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि लाउडस्पीकर लगे रह सकते हैं, अजान होगी लेकिन एक निश्चित मात्रा की डेसिबल के नीचे उसकी वॉल्यूम रहनी चाहिए। इस आदेश के बाद फिर ये लाउडस्पीकर उतारने के ये जो काम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ये किस आधार पर किए जा रहे हैं, इसके लिए कोई आदेश तक नहीं निकाला है। एक पीछे एक बड़ा आंदोलन आप देख रहे हैं, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं, ये भी ममता बनर्जी के बड़े नेता हैं पार्टी के, उन्होंने इसको लेकर के एक मार्च, प्रोटेस्ट मार्च किया था, तो एक उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करने की भी बात की है टीएमसी ने इसको लेकर के। कल्याण बनर्जी को सुनिए। Public interest litigation matter, challenging the actions of the police to give directions to remove the loudspeaker from the mosque. There is a judgment of the Calcutta High Court Division Bench judgment that Azan is allowed subject to strict compliance of the loudspeaker can be used at the time of Azan subject to sound decibel which has been given. Now the state government through the police, without passing any directions, official directions, public notice, written order, they are removing the loudspeakers from the mosque. सर, अब ये मतलब लड़ाई सड़क पर तो लड़ी जा रही थी, अब कोर्ट भी पहुंच गई है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज़ है कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर से अजान ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप 5 बार आप हमको ये कहते हैं, बताते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई पूजा के लायक नहीं है, तो आप हमको बताते हैं कि राम पूजा के लायक नहीं है, कृष्ण पूजा के लायक नहीं है। ये पूरी सर लॉ पे बात करें, लॉ पे। हाँ, तो मैंने कहा ना कि मैं इस दृष्टि से भी देखता हूँ और पहले नहीं हुआ करता था, अब होना शुरू हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी लाउड स्पीकर हटाया गया है और यदि कलकत्ता में भी यदि हटाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी हटाया, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर से हटाया जाना चाहिए।
आपको अजान करनी है, आपको इस प्रकार की इंटॉलरेंट बात करनी है, तो आप अपने घर के premises अगेन सर के मैं अंदर कहूंगा लॉ पर बात करनी चाहिए। लॉ फर्क नहीं करता, कानून फर्क नहीं करता मंदिर मस्जिद में। तो सर वो तो कहता है हर जगह से जो भी मैं- आवाज आए मैं तो- उसकी मात्रा वो इस पैमाने पे होनी चाहिए। सर मैं तो कहता हूं कि आप मंदिरों से भी आप बड़े आप जो जोर जोर से आप करते हैं, मैं तो उसके पक्ष में भी नहीं हूं कि आप रात जग्गा करते हैं और आप एक सोसाइटी से लेकर के पूरे आप शहर की सोसाइटियों को आप सुनाते हैं। मुझे लगता है आपकी भक्ति भावना है तो आप अपने तक आप उसको सीमित रखिए। एक प्रेमाइसेस, एक सर्टेन डेसिबल है। हम कई बार देखते हैं जागरण होता है, जागरण में जो बुजुर्ग होते हैं वो बुजुर्ग के को जो है एक सर्टेन डेसिबल के बाद उनके जो तो हृदय है दोनों आवाजें साथ साथ उठनी चाहिए ना। नहीं, दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन हुआ था इसमें इसी अगस्त में उसमें यही था, सिर्फ वो मस्जिदों के लिए नहीं था, वो मंदिरों के लिए भी था कि दोनों से जो है लाउड स्पीकर जो है हटाए जाने चाहिए। और इसको लेकर पुलिस जो एक्शन ले रही थी या वर्बल तरीके से बोल रही थी कि हटाओ, तो ये हाई कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने पूछा कि भाई सरकार से क्या आप इस पे क्या करना चाहते हैं, ये इस मामले को किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि और ये सिर्फ मस्जिदों के लिए ये किया ये रिलीजियस प्रैक्टिस का मुद्दा भी नहीं है। सुप्रीम ये कोर्ट ने बनता सब नहीं जो है। कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगरीज में बांट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई औद्योगिक है, आवासीय है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके लिए अलग अलग डेसिबल हम सेट कर देते हैं, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो औद्योगिक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिन में 75 डेसिबल का होना चाहिए और रात में 70 डेसिबल होना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र के लिए 65 और रात में 55, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और साइलेंट जोन स्कूल है, अगर वहां पर हॉस्पिटल है तो वहां पर 40 डेसिबल से ज्यादा की आवाज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब उससे ज्यादा अगर आप बजाओगे, मस्जिद के लिए भी कहा कि 40 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है कि इसको टीएमसी ने खुलकर इस पर जो है एक पक्ष लिया है और वो मुस्लिम समाज को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। कल्याण बनर्जी भी उन्हीं पार्टी के- लेके गया था हाई कोर्ट में ना। डेसिबल पर जो कानून, जो आप बात करें कानून के हिसाब से जो कानून बनाया जाए सबके लिए लागू हो जाए। लेकिन हो सकता है शुभेंदु सरकार ने सबका साथ सबका विकास के लिए फैसला किया हो और मुझे लगता है हटा ही देना चाहिए। डीजे जो वॉइस करते हैं उससे ज़्यादा डेसिबल अजान का होता है वहाँ पे मस्जिदों में, तो इनको हटा ही देना चाहिए। तंज है इसमें सर। मैंने कहा ना कि जब सुरक्षा देनी हो ना, कुकर्मों की सुरक्षा देनी होती है तो लोग ऐसे ही बात करते हैं। मैंने तो कहा कि डीजे नहीं बजना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब अजान को सुरक्षा देनी हो ना तो यही सेकुलर हिस्टेरिया बोलते हैं, इसी को सेकुलर हिस्टेरिया। कानून की बात कर रहे हैं ना, कानून में जो डेसिबल दे रखे हैं उतना चलने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ वो भी नहीं होना चाहिए था। वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो राजनीतिक चलिए